नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन युवाओं में एक जो लत नशे की है, वो कोरोना से भी ज़्यादा भयावह है। कोरोना का ये दौर तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नशे की लत जो युवाओं में है, उससे कैसे बाहर आ जा सकता है? और इसको लेकर तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं और इंदौर की जो नारकोटिक्स विंग है, इंदौर के एसपी दिलीप सोनी जी इस पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। दिलीप सोनी जी एक अच्छे पुलिस अधिकारी होने के साथ-साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। अच्छा गाते भी हैं और अपनी गायकी का उपयोग अपने विभाग के काम-काजों में भी करते हैं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा मिले। दिलीप जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनील भाई, आपने हमें मौका दिया आपसे इंटरेक्ट और आपकी ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, युवाओं में नशे की लत को लेकर आपने खूब सारा काम किया है और मैं देख रहा हूँ कि एक पूरा आपने पूरे 1 सप्ताह तक कई सारे कार्यक्रम किए, कई सारे आयोजन किए। तो ये सब ज़हन में कैसे आया और इस सप्ताह को आपने पार्टिसिपेट कैसे किया? आपको मैं बता दूं कि मैं पहले नारकोटिक्स विंग के बारे में बताऊं कि नारकोटिक्स विंग जो है मध्य प्रदेश पुलिस का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो नशे में लिप्त जितने अपराधी हैं, जो नशे के कारोबार में जो लिप्त अपराधी हैं, जो ड्रग्स को बेचते हैं और कुछ स्मगलर्स, माफिया, ड्रग माफिया, इन सब के खिलाफ हमारा कार्रवाई करने का एक मैंडेट है, जिसमें हम कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ कड़ी सी कड़े कार्रवाई करते हैं। कई बार उनकी संपत्तियां भी हम लोग जब्त करते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा जो हमारा काम है वो है समाज में नशे के विरोध में, उसके नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में लोगों को अवेयर करना, विशेष तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना, जिससे इस तरह की जो नशे की जो पदार्थों की जो डिमांड है समाज में, वो कम हो सके। तो उसको हम अवेयरनेस कैंपेन के साथ हम उसको जोड़ते हैं और बड़े स्तर पर हम अवेयरनेस कैंपेन का हमने प्लान किया है कि जिससे कि हमारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स है उसको हम हर घर तक पहुंचा सकें, हमारी जो आवाज़ है वो हर घर तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमने अभी चूंकि कोविड-19 का जो अभी समस्या बनी हुई है और जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हम फिजिकल अपनी प्रेजेंस कई जगह नहीं कर पा रहे, उसका उसका हमने अल्टरनेटिव के तौर पर हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जाए और हम अपनी आवाज़ को हर घर तक पहुंचाएं, हर मोबाइल तक पहुंचे ये आवाज़, जिससे कि लोग अच्छी तरीके से अवेयर हो सकें कि ड्रग्स कितनी घातक है, स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। तो उस उद्देश्य से हमने एक मैसिव एक ड्रग कैंपेन शुरू किया, कैंपेन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, जिसको हमने नाम दिया ड्रग फ्री भारत के नाम से। अगर आप हैशटैग करेंगे तो ड्रग फ्री भारत एक हमारी कैंपेन का नाम है और उसमें इस कैंपेन में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमारी जुड़ी हुई हैं, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हमारे साथ हैं। आपने हमारे अगर फेसबुक पेज और हमारे नारकोटिक्स विंग का यूट्यूब चैनल देखेंगे और हमारा इंस्टाग्राम, तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हमारे साथ मधुर भंडारकर जी, जो कि जाने माने फिल्म मेकर है बॉलीवुड के, पलक मुछाल जी, जो कि इंदौर की बहुत ही प्रतिभाशाली एक सिंगर है और जो बॉलीवुड में अपना, न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपने आर्ट से पूरी धूम मचाई है। और कैलाश खेर जी हैं, बड़ा चर्चित नाम है। किरण कुमार साहब हैं, बहुत जाने माने एक्टर हैं। मुकेश खन्ना जी हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक्टर, हर हर युवा वर्ग से लेकर बच्चों में और बुजुर्गों में भी, सभी में वो काफ़ी पॉपुलर है। इसके साथ हमारे इंदौर के भी बहुत सारे हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं। हमारे खुरासिया जी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, जो कि भारतीय टीम के साथ पहले थे और उन्होंने हमारे न केवल शहर का नाम बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। पद्मश्री जनक पलटा दीदी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक से लगातार वो अपनी समाज सेवा से जुड़ी रही हैं और इस तरह के कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस है समाई राव, जो कि काफ़ी युवाओं में काफ़ी उनका वो पॉपुलर है, उनको भी हमने इसमें कैंपेन में जोड़ा है।
तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमने इतने बड़े स्तर पर हमने कैंपेन शुरू किया है, और उसमें हर वर्ग का आदमी इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि ये समस्या भी जो है वो हर वर्ग से संबंधित है, हर घर से संबंधित समस्या है ये। क्योंकि आज की तारीख में हर घर में कहीं ना कहीं हम सब लोगों को, खासतौर पर पेरेंट्स को, ये कहीं ना कहीं ये ख्याल रहता है कि कहीं हमारा बच्चा कहीं बुरी संगत में आकर के कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, किसी नशे की दुनिया में कदम ना रख दे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चिंता एक रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कैंपेन शुरू की है कि हमें हर घर तक अपना ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान छेड़ना पड़ेगा, जिससे घर घर तक हमारा ये संदेश पहुंचे। आपने काफी अच्छी और विस्तार से जानकारियां दी कि जो विभाग ने पूरा एक अभियान छेड़ा और निश्चित तौर पर सारी सेलिब्रिटीज को जोड़ने का आपने जो प्रयास किया उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो जब रिलीज हुआ उसके बाद मैंने भी देखा उसको, काफी अच्छे से उसके फिल्मांकन से लेके उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा है। व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट आपका भी वहाँ पर है, आपकी गायकी का जोहर भी वहाँ दिखा है। तो मैं चाहता हूँ दिलीप जी, आप कुछ दो लाइनें जरूर उसकी गुनगुना दीजिए, फिर आगे वो जो बात। आप जो जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमने जब मैं अभी, हमारा पूरा स्टाफ आपको मालूम है कि कोरोना वाली जो ड्यूटी थी, तो उसमें हम लोग पूरे मुस्तैदी से सभी लोग तैनात थे। नारकोटिक्स विंग को भी उसमें इंदौर पुलिस के साथ काम करने का बोला गया था। तो इंदौर पुलिस के जितने जो कंटेनमेंट एरियाज थे, उन कंटेनमेंट एरियाज में हम लोगों ने काम किया। लोगों को कोरोना के बारे में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में जागरूक किया। साथ ही साथ हमारे साथ जो बड़ी चुनौती थी कि हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है, लोगों को अवेयर तो करना ही है, उनकी सुरक्षा की तो जिम्मेदारी थी। तो लॉकडाउन को पालन करवाना, उसमें लॉकडाउन में कोई उल्लंघन ना करे, तो ऐसी बड़ी चुनौतियों के बीच में हम लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान दुर्भाग्य से हमारे दो ऑफिसरों की इसमें उनकी वो शहीद शहीद हो गए अपनी ड्यूटी करते हुए। तो एक हल्का सा एक ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस को अब जो है वो मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो हमारे आईजी इंदौर जोन सी श्री विवेक शर्मा साहब का ये कॉन्सेप्ट था कि इसमें कुछ हमें एक ऐसा एक गाना बनाए जिसमें हम मोटिवेशनल कुछ हमारे एक कंटेंट हो, लोगों को, हमारे फोर्स को खास तौर पे, और ना केवल पुलिस का बल्कि बहुत सारे विभाग के लोग इसमें काम कर रहे थे, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम का है, और प्रशासन के लोग हैं, और बहुत सारे एनजीओज, मीडिया के लोग साथ में थे जो लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे थे। तो उन सबको एक मोटिवेशन की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि क्योंकि निराशा हमें घेरती जा रही थी, लगातार बुरी बुरी खबरें आ रही थी, और लगातार कहीं इतने पॉजिटिव हो गए, कहीं इतनी डेथ हो गई। तो ये एक जो शुरुआती जो दौर था, खासतौर पे जो अप्रैल और मई माह का जो था, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जो पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए। उस वक्त लोगों को, हमें ज़रूरत थी कि हमारी टीम मजबूत हो, मोटिवेटेड हो, तब जाके हम खुद अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक गाना तैयार किया जिसमें बहुत अच्छे विजुअल्स का हमने इस्तेमाल किया। उसका नाम था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो वो मैंने ही अपनी आवाज़ में गाया। आईजी साहब का अनुरोध था कि अगर आप स्वयं गाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे आप अपने फोर्स के साथ, बजाय कोई दूसरा सिंगर गाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि इस गाने की जो मेलोडी थी वो बहुत ही कैची है, सब लोगों के जहन में ऑलरेडी बसी हुई है, वो बड़ा पॉपुलर गाना है। इसका लिरिक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप सुन के आपको एक कितना भी निराशा आपके अंदर हो, आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस गाने को नए तरीके से बनाया गया, जिससे कि हमारे जो स्टाफ को और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो अलग अलग विभाग के, उनको ये लगे कि कुछ हमने कुछ नया कुछ किया है। तो उस उद्देश्य से उसका नया एक म्यूजिक रिक्रिएट किया गया, और उसको इस तरीके से बनाया गया कि लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और उसको रिलीज़ किया हमने। फिर उस बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आज वायरल हुआ फिर वो। तो वो एक छोटा सा प्रयास था हमारे अपने अपने जवानों को, हमारे और जो हमारे साथी हैं, हमारे विभिन्न विभाग के साथी हैं, जो उन सबको मोटिवेट करने के लिए। तो उसको हमने, आप भी कभी देखेंगे उस गाने को तो उसको लगेगा कि उसका जो हमने विजुअल्स को भी उसी तरीके से कनेक्ट किया जिससे लोग मोटिवेट हो।
आपने ठीक कहा, हम इस शो के अंदर ही उस गाने को ऐड करने वाले हैं। पर मैं चाहता हूँ कि उसकी 2 लाइनें ज़रूर आप गुनगुना दीजिए ताकि ये रिदम बना रहेगा। तो उसके जो शुरुआत ऐसी थी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। तो इस तरीके से गाना था। आप इसको बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएगा, जो बल्कि जिस कंपनी का जो ओरिजिनल कॉपीराइट है सारेगामा का, उन्होंने भी इसको बहुत लाइक किया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको रिलीज किया। तो उसका पर्पस मैंने बताया कि एक मोटिवेशन के पर्पस से इसको बनाया गया था, और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा, इस पहल को। तो इस तरह के और भी काम अभी, इस गाने को हम ड्रग से भी हम जोड़ते हैं। इसकी जो शुरुआती जो लाइन है, इसका जो आप देखेंगे कि हमारा युवा जो है वो ड्रग्स की दुनिया में कदम क्यों रखता है, वो उसका जब सर्वे किया गया, आपको आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा कारण उसमें उसका डिप्रेशन है। डिप्रेशन वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को उस हिसाब से तैयार नहीं कर पाता कि वो किसी भी चुनौती को सही तरीके से उसको स्वीकार करके उससे लड़ सके, उससे उसको फेस कर सके। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी युवा के लिए कि वो डिप्रेशन को कैसे डील करता है। अगर उसके साथ हर बार आपको सफलता नहीं मिल सकती है, हर बार आपको आप सोचें जो वैसा हो जाए, ऐसा हर बार संभव नहीं है। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। उसकी वजह से हमारा युवा जो है वो उसमें डिप्रेशन आ जाता है। फिर उसका जो पीयर ग्रुप जो प्रेशर होता है, आसपास के जो लोगों का जो उसके ऊपर एक बुरी संगत का जिसको बोलते हैं मसर है, उसकी वजह से भी लोग ड्रग्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्वे है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बहुत अच्छा एक सर्वे ऑल इंडिया लेवल पे करवाया, उसमें आपको जान के बड़े हैरानी होगी कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ ड्रग यूजर है। 5 करोड़। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग ड्रग की चपेट में आते जा रहे हैं, इस तरह के नशों में लिप्त होते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश का भविष्य है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा, ये हर कोई समझ सकता है। और ये समस्या आज किसी और घर की हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वैसी रहे। हो सकता है अगला स्टेप आपके घर तक आ जाए। तो हमको ये सबको सोचना होगा। तो मैं इस गाने का ये बता रहा था कि इसमें जो कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आपके सामने चुनौतियां होंगी, बहुत सारी चुनौतियां जिंदगी में एक बार नहीं कई बार आएंगी। आपको उनको उन चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा, आपको अपने मेंटल टफनेस बनानी होगी, आपको अपनी तैयारी करनी होगी। डिप्रेशन कब होता है आदमी को? जब हम चुनौती आती है और हमारी तैयारी नहीं होती, तो हम उसमें असफल हो जाते हैं, और असफलता की वजह से फिर डिप्रेशन आता है। तो अगर हम अपने आप को किसी भी बुरी से बुरी स्थिति को सोचकर भी हम तैयार करते हैं जब, तो हमारे अंदर एक ताकत आती है। हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ना केवल जिम्मेदार होना पड़ेगा। क्योंकि हमने बोला कि हमारे जो युवा साथी हैं, युवा हमारा वर्ग, विशेष तौर पे मैं अनुरोध कर रहा हूँ उन लोगों से जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, जिनसे उनके परिवार को, उनके समाज को, उनके देश को बहुत सारी उम्मीद है। अगर उन उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर पाते हैं, अगर हम ये जब हम ड्रग्स की दुनिया में जैसे कदम रखते हैं, तो आप कितने लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, आप अपने खुद के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपने जीवन के साथ, आप अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ। तो इस तरीके से हमें जब तरीके से सोचते हैं ना, तो हम निश्चित रूप से इस तरह की बुरी समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला, 5 करोड़ लोग किसे कहते हैं। और अगर इसी तरह से रफ्तार बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर हमारे देश की तरक्की किस दिशा में होगी ये सोचना हमारा काम है। सिर्फ देश की नहीं, परिवार की तरक्की किस दिशा में होगी, हमारे परिवार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इन सब चीजों पर विचार किए जाने की जरूरत है। दिलीप सोनी जी ने काफी विस्तार से इस बात को बताया है। मैं भी उसको गहराई से सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, और इमेजिन कर रहा था कि इस तरह की अगर घटनाएं होंगी तो हम किस दिशा में जाएंगे। और निश्चित तौर पर सभी लोगों को
इस बात से प्रेरणा लाना चाहिए, समझना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में जो लोग हौसला खो देते हैं, उनके लिए गाना भी एक अच्छे हौसले बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल दिलीप जी, लगातार आप इस तरह से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते आ रहे हैं। आपकी गायकी भी ज़बरदस्त रही, क्योंकि आपने गायकी खत्म करते से ही उसके बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, पर एक बात आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कलाकार संवेदनशील होता है। दिलीप सोनी व्यवहार में संवेदनशील है, लेकिन काम के प्रति काफ़ी लगनशील और कठोर हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। क्या लगता है दिलीप जी, जिस तरह से युवा तेज़ी से इस ओर जा रहा है, मैं कई बार कॉलेज कैंपस के बाहर देखता हूँ, वहाँ से थोड़ी दूर पर अगर हम देखें, तो युवा सिगरेट पीते नज़र आते हैं, कुछ लोग ड्रग्स भी लेते नज़र आते हैं। इस पर कैसे काबू पाया जाए? ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये आने वाले समय के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में। अभी कुछ महीनों पहले मैं इंग्लैंड गया था, तो वहाँ पर भी एक जो वहाँ की जब हमने पुलिस के साथ इंटरेक्ट किया जब वहाँ पर, तो पता चला कि उनके यहाँ भी वही समस्या है जो हमारे यहाँ। वो तो जबकि इतनी डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, उनकी पॉपुलेशन एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उनके साथ उनको इतने सारे उनके कम्युनिकेशन के तरीके हैं अपनी पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बावजूद भी वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ना केवल यूके जैसी कंट्रीज बल्कि अमेरिका को देख लीजिए आप, चाहे आप ईस्टर्न वर्ल्ड में चले जाइए तो वहाँ तो ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि वो कई देशों के लिए ड्रग्स की समस्या बन जाते हैं। वो उसका आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो हमारी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, जो वो आप उसको अगर देखें, तो एक तरफ आपके पास नॉर्थ ईस्ट वाला जो बेल्ट है, वहाँ से जो एक गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार जैसी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि वो वहाँ से उस इलाके से गोल्डन ट्रायंगल एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग का रहता है। इधर जाएंगे तो पश्चिम में इधर हमारे पास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर भी ओपीएम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ से जब ओपीएम जब पैदा होता है तो वो अल्टीमेटली हेरोइन में कन्वर्ट होता है। हेरोइन से आकर के फिर वो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग रास्तों से, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के इलाके से हो, या नॉर्थ ईस्ट तरीके से, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज वाले रास्ते से आए, वो कहीं ना कहीं जहाँ डिमांड ज़्यादा हुई तो वो उसकी खपत के रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है, और चूंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इनको जो स्मगलर्स को लगता है कि बहुत बड़ी इसमें प्रॉफिट मेकिंग ये बिजनेस है, तो उसको वो उसी हिसाब से लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको फिर इससे कोई मतलब नहीं कि आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, आपका समाज बर्बाद हो रहा है, या आपका देश बर्बाद हो रहा है। तो हमें ये सोचना होगा कि उनके प्रॉफिट के लिए हम अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाएं। क्योंकि जो भी आप पैसा दे रहे हैं किसी भी ड्रग डीलर को या ड्रग ट्रैफिकर को, वो पैसा आप अंत में अगर उसको देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो देश विरोधी ताकतों के पास ही जाता है। उनमें से कई बार वो पैसा आतंकी संगठनों के पास जा रहा होता है। तो आतंकी जो संगठन होते हैं, उन्होंने भी नए तरीके के ये तरीके अख्तियार किए कि वो पहले हथियारों में डील करते थे, उनको वहां से पैसा मिलता था, अवैध पैसा। अब उन्होंने ड्रग्स का कारोबार उसमें शुरू किया। तो हम लोगों को समझाते हैं कि आपका एक कदम ड्रग्स की तरफ, एक कदम आप देशद्रोही ताकतों के साथ देने के लिए उठा रहे हैं। तो मैं हमेशा यूथ से यही कहता हूँ, हमारे और भी जो हमारे भाई और बहनों का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो नशे की दुनिया में यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई महिला, ना पुरुष, ना बच्चे, ना बुजुर्ग, ना कोई जवान, ना कोई उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, ना नॉर्थ ईस्ट, ना कन्याकुमारी, ना जम्मू कश्मीर। आप पूरा तरीके से देखेंगे तो इसमें पूरी पूरी तरीके से वो सब इक्वालिटी है। तो इसमें हर वर्ग प्रभावित है, हर क्षेत्र प्रभावित है, हर श्रेणी का आदमी इसमें प्रभावित है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अब हर आदमी को सोचना पड़ेगा इसमें। अगर सोचें कि हम केवल पुलिस को या किसी और एजेंसी को दोषी बोल करके और हम चुपचाप बैठे रहें, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। आप
किसी को कोस सकते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि समस्या तो आपकी घर से शुरू होगी। आपको अपने बच्चों पर पहले देखना पड़ेगा कि बच्चों को संस्कार हम क्या दे रहे हैं, उनको किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं, हम टीचर्स हमारे क्या देख रहे हैं, हमारे स्कूल्स में उनका क्या रोल है। तो जब तक हमारे जो जो जिस जब बच्चा बड़ा होता है तो जो उसके संस्कार, जो उसकी हैबिट्स बनती है, वही कहीं ना कहीं आगे जाके रिफ्लेक्ट होती है, उसकी सामाजिक परिदृश्य में नजर आने लगती है। और उसमें इस तरीके से वो एक, चूंकि ड्रग्स की दुनिया है तो ड्रग्स में आप देखेंगे तो ड्रग्स का सीधा संबंध क्राइम से होता है। तो अब बहुत सारे हम युवा चेहरे देखते हैं, जो युवा हमारे साथी हैं, और जो इवन कई बार स्कूल के बच्चे भी हमने देखे हैं कि वो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी जस्टिफिकेशन के माध्यम से वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ड्रग्स तो चलता है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो वो जो फर्स्ट ट्राई होता है वही सबसे खतरनाक होता है, अगर आपने उस कदम को रोक लिया। क्योंकि वो, जैसे आप यूनिवर्स में एक आपने ब्लैक होल थ्योरी सुना होगा कि एक हाँ। ब्लैक होल होता है, उसके आसपास से भी आप निकल गए तो वो आपको खींच लेगा उसमें। उसी तरीके से ड्रग्स की दुनिया है, ड्रग्स की दुनिया के आप करीब से भी निकल गए, आपने उसमें एक कदम रख दिया तो फिर मुमकिन है कि आप उसके बाद फिर आपका आपके ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहे, आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहे, आपके एक्शंस पे कंट्रोल नहीं है, फिर आप आ पाए नहीं आ पाए, ये बहुत चुनौती वाला काम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहली बार मना करना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको ड्रग्स का ऑफर देता है, किसी भी कारण से दे सकता है, वो हो सकता है आपको बोले कि अरे सब बड़ा बहुत अच्छा मजा आएगा इसमें, कभी बोलेगा कि अरे नहीं एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, कोई बोलेगा आपको इससे बहुत अच्छी नींद आएगी, कोई बोलेगा थकान बहुत अच्छी आएगी, कोई बोलेगा आपका इससे जो डिप्रेशन चला जाएगा। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार अपने पेरेंट्स को ही लेते हैं तो उनको देखकर भी बच्चे ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे आते हैं। इसलिए हमें, पुलिस को भी इसमें चुनौती है और पूरे समाज को चुनौती है। पुलिस लगातार पकड़ दकड़ करती रहती है, ना केवल पुलिस बल्कि इस पूरे एनडीपीएस एक्ट जो गवर्न करता है इसको, वो आप देखिए तो उसमें बहुत सारी एजेंसीज को पावर दी है। उसमें एनसीबी भी पकड़ती है, सीबीएन पकड़ती है, डीआरआई पकड़ती है, कोस्ट गार्ड पकड़ती है, बीएसएफ पकड़ती है, जितनी भी एजेंसीज हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी, वो भी पकड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी पकड़ती है, जिससे कि ड्रग्स की समस्या को पूरी तरीके से हम जड़ से मिटा सके समाज से। मेरे भाई काफी विस्तार से आपने बहुत सारी जानकारियां दी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि किसी युवा की ड्रग्स की दुनिया में पहला कदम रखने की शुरुआत क्या सिगरेट पीने से होती है? इससे ऐसे सर्वेस तो हुए हैं कि इसमें हम ऑथेंटिकली तब ये नहीं कह सकते कि केवल पहले सिगरेट पिएगा तभी ड्रग्स में जाएगा, ऐसा भी जरूरी है पहले शराब पिएगा तभी ड्रग्स की दुनिया में कदम रखेगा। लेकिन हाँ, जो जब सिगरेट का भी जो पहला स्टेप है ना, वो स्टेप भी एक स्टेप उस दिशा की तरफ आपको ले जाता है। इससे आपकी जो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पता चलता है कि आप किसी ना किसी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि नशा कोई भी हो, नशा सभी बेकार है, नशा आपको अंदर से खोखला करते हैं। आपका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपके स्वयं के लिए भी उपयोग नहीं है कर पाते हैं, आप परिवार के लिए भी नहीं कर पाते हैं। तो नशा आप किसका होना चाहिए, नशा आपको कोई ड्रग्स का नहीं, कोई ऐसे ऐसे जो ड्रग्स या इस तरह के और सिंथेटिक ड्रग्स भी आ गई हैं आजकल, उनके नहीं। ड्रग्स, आपको नशा किसका होना चाहिए, आपको नशा एक अच्छे इंसान बनने का होना चाहिए कि आप एक अच्छा इंसान, आपके अंदर कोई क्वालिटीज भी होंगी। भगवान ने हर व्यक्ति को इनबिल्ट क्वालिटी के साथ भेजा है, किसी कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है। तो आप उन अपनी क्वालिटीज को जो भगवान ने आपको दी है, उन क्वालिटीज को आप पहचानें, उनको आप तराशें, और वो नशा आपके अंदर होना चाहिए कि आप जिससे कि उनको बहुत अच्छे तरीके से आप आगे ले जाएं और देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी कुछ बेहतर कर पाए। बहरहाल बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है। मुझे लगता है कि जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके पास एक अच्छी ऐसी जानकारी आ रही है जिससे कि किसी युवा को नशे की लत से कैसे बाहर दिखाया जा सकता है और क्या परिणाम उसके बाद के होने वाले हैं। तमाम सारी जानकारियों पर दिलीप जी आपने हमसे बातचीत की। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आज के धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।